नमस्कार दोस्तों, क्रांति 24 में आपका स्वागत है। और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे खास मेहमान हैं विनीत दीक्षित जी, जो कि हाल ही में राज्य सेवा परीक्षा में सहकारिता विस्तार अधिकारी के पद पर चयनित हुए हैं। निश्चित तौर पर यह पॉडकास्ट जो नई तैयारी कर रहे हैं, नए विद्यार्थी हैं, उनके लिए एक मार्गदर्शक साबित होगा। तो आज हम विनीत दीक्षित जी से जानेंगे कि उनकी तैयारी का क्या सफर रहा, क्या उनकी रणनीति रही और किस प्रकार से उन्होंने इस परीक्षा में यह मुकाम हासिल किया। तो सबसे पहले तो मैं विनीत दीक्षित जी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं हमारे चैनल क्रांति 24 की तरफ से। सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको इस पद पर जो नियुक्ति हुई है उसके लिए हम हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी। तो सर, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो परीक्षा है, राज्य सेवा परीक्षा है, एक जो होनहार छात्र होता है, जो पढ़ने में लिखने में बहुत आगे होता है, उसका सपना होता है कि इस परीक्षा को पास करे और एक कोई बड़ा अधिकारी बने। आपका भी सपना रहा होगा और आपने इस सपने को सच साबित करके दिखा दिया। तो सबसे पहले एक भय जो रहता है विद्यार्थियों में, क्योंकि ये जो परीक्षा है 3 चरणों में होती है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, आपको ज़्यादा अच्छा मालूम होगा इस बारे में। तो इस भय से कैसे मुक्ति पाई जाए? क्या आपकी रणनीति रही? क्या आपकी बुक लिस्ट रही? और क्या आपका सफर रहा? थोड़ा सा हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको आप बताएं और उनको समझाएं, जिससे कि उनका समय की बचत हो और निश्चित तौर पर वो भी आपकी तरह कोई बड़े अधिकारी बने। तो थोड़ा सा दीक्षित जी, आप हमें इसके बारे में बताएं। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा से शुरू करते हैं। जी। देखिए सूरज जी, जैसा आपने बताया कि यह परीक्षा में भय का एक तत्व रहता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज्य सेवा परीक्षा इसकी अनिश्चितताओं और जो कंपटीशन का स्तर रहता है उसकी वजह से एक स्वाभाविक भय विद्यार्थियों के मन में रहता है जी। परंतु यह भय इस परीक्षा का एक चरण मान सकते हैं, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी हैं जी, जो कि टॉप भी करता है उसके मन में भी कहीं ना कहीं वह सेम भय रहता है जी। उसे भी एक अनिश्चितता की चिंता रहती है कि क्या पता होगा नहीं होगा, कितने मार्क्स आएंगे, क्योंकि यह परीक्षा का स्वभाव ऐसा ही है। परंतु यह बात सच है कि इतनी अनिश्चितताएं होने के बाद भी जी। यह परीक्षा कोई असंभव टास्क नहीं है जिसको भी पाया ही ना जा सके। जी। जितने भी बच्चे हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, वो कहीं ना कहीं इसी भय, इसी तनाव और इसी परिश्रम से जूझते हुए अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से इस परीक्षा को पास करते हैं। यदि खुद के प्रति ईमानदार रहा जाए और निरंतरता से तैयारी की जाए तो निश्चित तौर पर इस परीक्षा को अच्छे से पास किया जा सकता है और एक अच्छा पद, काफी बेहतर पद प्राप्त किया जा सकता है, जो कि विद्यार्थियों का सपना होता है। जी। तो जो इस प्रारंभ परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, एक पेपर सामान्य ज्ञान का होता है, दूसरा सी सेट का होता है। थोड़ा सा उसके बारे में ये बता दीजिए कि कितने नंबर की जो तैयारी है, वो सबसे ज्यादा जो प्रश्न है वो किस किस अंक से आते हैं, यानी किस विषय से आते हैं। और यानी तैयारी तो पूरी ही करनी है, उनको रिवीजन भी पूरा ही करना है, लेकिन अधिक प्रश्न किस अंक से आते हैं, थोड़ा सा उस बारे में हमें बताइए। जी सूरज जी, सबसे पहले मैं आपको इस परीक्षा का एक जो प्रारूप है, किस तरह से यह परीक्षा होती है, कितने चरणों में होती है, उसके बारे में एक संक्षिप्त परिचय देता हूँ। जी। यह परीक्षा 3 चरणों में होती है, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा होती है और अंतिम चरण साक्षात्कार का होता है। जी। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, जिसमें पहला पेपर सामान्य ज्ञान से संबंधित होता है, जी। जिसमें 100 प्रश्न आते हैं, 200 मार्क्स की रहती हैं। जी। और प्रारंभिक परीक्षा को निकालने के लिए जो कट ऑफ तैयार होता है, जो मेरिट बनती है, वो मुख्यतः इसी पेपर से बनती है। जो दूसरा पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, जो कि विद्यार्थियों की मानसिक क्षमता और तार्किक क्षमता को मापने का एक तरीका होता है। जी। उसमें रीजनिंग रहती है, सी सेट माने एक सामान्य एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है जी। और उसको इतना काफी सरल रहता है, जिसकी वजह से वह पेपर बच्चों के लिए परेशानी का कारण नहीं है, उससे बच्चे पास कर लेते हैं आराम से। जी, यानी कि जो पहला पेपर है सामान्य ज्ञान का, उसको अधिक से अधिक तैयारी करना है। और दूसरा आपने सी सेट बताया, वह एक क्वालिफाइंग पेपर रहता है, जिसमें आपको केवल पासिंग मार्क्स लाने होते हैं। जी। तो मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी वगैरह उसमें आती है। तो यानी आपको जो पहला पेपर है सामान्य ज्ञान का, जिसमें सर ने बताया कि उसकी तैयारी अधिक अच्छे से करनी है। और ये तो प्रारंभिक परीक्षा की बात हो गई। हाँ, सर ने बताया कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में सर थोड़ा सा बताएं। सर, जैसा मैं बच्चों को बताना चाहूँ कि फर्स्ट पेपर को निकालने की सही रणनीति क्या हो सकती है, तो देखिए, जो फर्स्ट पेपर है उसमें 10 यूनिटों में विभाजित होता है। 10 यूनिटों में से क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा कोई निश्चित मापदंड नहीं है कि कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चंस आएंगे। बिल्कुल। परंतु यदि कुछ पोर्शन पर ध्यान दिया जाए, जैसे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के सभी भागों को अच्छे से कर लिया जाए, जी।
सभी भागों से मेरा तात्पर्य है उसके इतिहास को, जी। मध्य प्रदेश के भूगोल को, जी। मध्य प्रदेश के पॉलिटिक्स को, जी। मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था संरचना को जी। और अर्थव्यवस्था, इन सभी चीज़ों को यदि अच्छे से पढ़ा जाए। इसके साथ में सामान्य ज्ञान की जो सिलेबस है उसकी यूनिट 7, 8, 9, 10 यदि विस्तार से बोले तो यूनिट 7 से तात्पर्य है कि जो साइंस विज्ञान वाला पोर्शन है, जी। सामान्य विज्ञान के सिद्धांत वाला जी। पोर्शन। जी। यूनिट 8 मतलब राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की जो समसामयिक घटनाएं और करंट अफेयर। जी। यूनिट 9 जो कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आते हैं। जी। और यूनिट 10 जो कि मध्य प्रदेश की जनजातियों का विशिष्ट जो परिचय है या जनजातियों से संबंधित जानकारी है। यदि इन पोर्शन को तैयार किया जाए तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा का जो प्रारंभिक परीक्षा है उसको निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगी। यदि व्यक्तिगत अनुभव से बोलूं तो इन पोर्शन को करने के बाद यदि परंपरागत विषयों पर सामान्य ध्यान भी दिया जाए तो प्रारंभिक परीक्षा आसानी से पास हो जाती है। जी। सर ने बताया कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको परंपरागत सामान्य ज्ञान के अतिरिक्त यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9 एंड यूनिट 10 इन पर विशेष फोकस करना है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को विशेष तौर पर तैयार करना है। तो सर आप थोड़ा सा, ये तो बात हो गई प्रारंभिक परीक्षा की, हम बात करते हैं अगले चरण के बारे में, मुख्य परीक्षा के बारे में। तो मुख्य परीक्षा में जैसे एनसीईआरटी का क्या महत्व है, एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए या फिर आप किसी और जो माध्यम है उससे आप तैयारी करने के लिए हमारे विद्यार्थियों को सलाह देंगे? देखिए सूरज जी, एनसीईआरटी किसी भी परीक्षा के लिए जो कि सिविल सेवा परीक्षा होती है उनके लिए मूलभूत पुस्तकें होती हैं, रीड होती हैं। वैसे तो सभी बच्चे आजकल, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी जो पाठ्य पुस्तक है वो एनसीईआरटी से ही वाली पुस्तक ही है जी। तो सभी बच्चे एनसीईआरटी पढ़ के आते हैं। तो एनसीईआरटी को यदि पढ़ा जाए तो बेस के लिए काफ़ी अच्छी होती है। परंतु इस परीक्षा में कोई भी पुस्तक, कोई भी सोर्स परफेक्ट नहीं है, अपने में अंतिम नहीं है। जी। जी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कोई विशेष पुस्तक नहीं पढ़ी तो आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं है। जी। जी। यदि 100 बच्चे दे रहे हैं तो 100 बच्चों की अलग बुक लिस्ट, अलग रणनीति हो सकती है। तो इसलिए एनसीईआरटी एक अच्छा विकल्प है, एक सरकारी सोर्स है जो कि अच्छे बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी प्रदान करता है। यदि बच्चे अपनी तैयारी में इसको शामिल करते हैं तो ये एक पॉजिटिव बिंदु रहता है। जी बिल्कुल। तो मुख्य परीक्षा के लिए एनसीईआरटी एक विकल्प साबित हो सकती है, लेकिन अगर कहा जाए कि परफेक्ट, तो कोई परफेक्ट एक मानक कोई पुस्तक ऐसी नहीं है। खुद के नोट्स बनाना और लगातार मेहनत और रिवीजन करना, यही सर का कहना है कि इस तरीके से आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और मुख्य परीक्षा में सर थोड़ा सा पेपर कितने होते हैं, ये थोड़ा सा? जी सर, मुख्य परीक्षा जैसा कि इसके नाम से विदित है, यह परीक्षा इस पूरे एग्जाम की, इस पूरी परीक्षा की मुख्य परीक्षा होती है जो कि किसी भी विद्यार्थी के सिलेक्शन का निर्धारण करती है। जी। इसमें 6 पेपर होते हैं। उनमें प्रारंभिक 4 पेपर होते हैं वो जीएस से संबंधित होते हैं। एक एथिक्स का पेपर होता है, चौथा पेपर। इसके अलावा 5वां पेपर सामान्य हिंदी से संबंधित होता है और 6वां पेपर होता है निबंध से संबंधित। जी। इन सभी परीक्षाओं में यदि बच्चा अच्छा स्कोर करता है तो निश्चित तौर पर उसकी जो अंतिम सिलेक्शन के जो चांस होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी। ऐसा देखा गया है कि जिन बच्चों ने अपनी मुख्य परीक्षा में अच्छा सिलेक्शन, अच्छा प्रयास किया है, अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, तो साक्षात्कार पर उनकी जो निर्भरता होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। जी। और साक्षात्कार में कुछ प्रदर्शन अच्छा नहीं होने के बावजूद भी उन्हें अच्छी पोस्ट मिल जाती है। तो यदि बच्चा इस पोर्शन को ध्यान देता है तो निश्चित तौर पर यह एक बहुत ज़्यादा सटीक रणनीति होती है। प्रारंभिक परीक्षा तो एक गेटवे होता है जो कि मुख्य परीक्षा के लिए आपको एलिजिबल बनाता है। जी। परंतु पीएससी का यदि पर्याय मान है या दूसरे शब्दों में पीएससी का अर्थ मान है तो वो मुख्य परीक्षा ही है। जी। तो सर ने बताया कि प्रारंभिक परीक्षा तो केवल प्रवेश मात्र है, इसके बाद जो मुख्य परीक्षा है यही मुख्य परीक्षा इसलिए कहा जाता है, वो यही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। क्योंकि अगर आपके मुख्य परीक्षा में अगर अंक अच्छे हैं तो आपको अगर साक्षात्कार में भी थोड़े कम अंक अगर आते हैं तो आपकी मुख्य परीक्षा उस चीज को कवर करती है और आपको निश्चित तौर पर कोई ना कोई पद मिल जाता है। तो सर का कहने का जो तात्पर्य है वो यही है कि आप मुख्य परीक्षा पर विशेष तौर पर ध्यान दें। इसके बाद अंतिम चरण से सर से बात करेंगे और पूछेंगे कि जो अंतिम चरण है साक्षात्कार,
उसकी तैयारी कैसे करें, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और सर के बहुत अच्छे नंबर आए हैं साक्षात्कार में। तो सर थोड़ा बताएं हमें कि जो अंतिम चरण है साक्षात्कार, उसके बारे में थोड़ा हमारे विद्यार्थियों को बताएं। जी सूरज जी, सर यदि साक्षात्कार के बारे में मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष यह मेरा चौथा साक्षात्कार था। एवं साक्षात्कार एक परेशानी का सबब रहता है कई विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि इसकी तैयारी करते समय इतनी भ्रांतियां होती हैं। इसमें जो मूल्यांकन की पद्धति होती है कि कैसे नंबर मिलते हैं, उसको लेकर बच्चों के मन में भ्रांतियां होती हैं। कुछ बच्चों का मानना है कि इसमें बाहरी जो साज सज्जा होती है, जो ड्रेसअप होता है, उस पे आधार पर मूल्यांकन होता है। कुछ का मानना है कि तैयारी में ज्ञान का महत्व होता है। परंतु जहाँ तक मेरा मानना है और जो इस बार का मेरा साक्षात्कार का अनुभव था, उसमें मुझे पता है कि इसमें सबसे ज्यादा महत्व होता है आपके मनोबल का जी, आपके कॉन्फिडेंस का। जी, जिस पहलू को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो बोर्ड मेंबर और जो माननीय सदस्यगण हैं जी, वो देखना चाहते हैं आपके व्यक्तित्व को, यदि आप उन पहलुओं को वहां पर निखारते हैं, उनको वहां पर उजागर करते हैं, तो आपके साक्षात्कार में बहुत अच्छे अंक आने की संभावना काफी बढ़ जाती है। जी, जैसा कि हम इसमें देखें तो साक्षात्कार में कुछ पोर्शन पे आपको ध्यान देना चाहिए। जी, सबसे पहला तो आपका जो व्यक्तिगत विवरण रहता है, जी। जिसको टैब बोलते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें आपने जो जानकारी भर के दी है, जी। जिसके आधार पर साक्षात्कार होता है, उसका शब्द सह ज्ञान आपको होना चाहिए, एक एक शब्द का, क्योंकि वो आपने उनको भर के दिया है और उनकी विशेष आशा होती है कि आप उस चीज को बताएं, क्योंकि आप खुद भर के दे रहे हैं। दूसरा पहलू है जो समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स, क्योंकि एक व्यक्तित्व के तौर पर यह आपकी जागरूकता को बताता है कि आप कितने जागरूक हैं आसपास के समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति और राष्ट्र के हितों के प्रति। जी, तो देश विदेश में क्या चल रहा है, राष्ट्रीय राजनीति में क्या चल रहा है, इतिहास में, भूगोल में, पॉलिटिक्स में कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि राष्ट्रीय हितों से संबंधित हैं, जी, तो इनका ज्ञान आपको होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो एक और पहलू है वो आपके व्यक्तित्व का। आपके व्यक्तित्व में उन्हें किसी भी प्रकार का ऐसा कोई पहलू नजर नहीं आना चाहिए जो कि एक अच्छी लोक सेवक के तौर पर आपकी सत्यनिष्ठा को कंप्रोमाइज करता है। जी, यदि इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर अन्य भ्रांतियों से बचते हुए आप साक्षात्कार में अच्छे अंक ला पाएंगे। जी। सर ने बताया कि आपको किस तरीके से अंतिम जो चरण है साक्षात्कार, उसके बारे में तैयारी करना चाहिए। सबसे पहले आपको खुद के बारे में काम करना चाहिए, उसके बाद देश दुनिया की जो जानकारी है उसको भी तैयार करना चाहिए। तो आज जो महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे दीक्षित जी से जो हमें प्राप्त हुई, निश्चित तौर पर आप सभी के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगी। और दीक्षित जी को जो सबसे पहले मैं आपने बहुत बहुत धन्यवाद के साथ एक चीज यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इनका जो निवास है वो श्योपुर जिले की विजयपुर तहसील में एक गांव है इकलौद, वहां इनका निवास है। इकलौद गांव के रहने वाले हैं। तो एक छोटे से गांव से आने के बाद भी इन्होंने इतना अच्छा, इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। तो निश्चित तौर पर यह हमारे नए विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन साबित होगा। और आज का ये साक्षात्कार भी हमारे नए विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण और एक मील का पत्थर साबित होगा। तो मैं दीक्षित जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसी तरीके के मार्गदर्शन वीडियो के लिए आप हमारे चैनल क्रांति 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दीक्षित जी, आपने हमको समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्रांति 24 की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। मैं आशा करता हूँ कि आपके समस्त पाठक हैं जी, और आपके समस्त पाठक जो विद्यार्थी हैं इस तैयारी में लगे हुए हैं जी, वो हिम्मत नहीं हारें। यह काफी एक धैर्य की परीक्षा होती है, जी। जिसमें कि बच्चों को काफी बार असफलता मिलती है। जी, यदि किसी का भी आपको अनुभव उठा के देखोगे तो ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने संघर्ष किया है इस परीक्षा के लिए। तो जो बच्चा धैर्य नहीं रख सकता वो इस परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं हो पाता। जी, आप असफलताओं से डरे नहीं, बस अपनी बारी का इंतजार करें। इस परीक्षा में आपकी बारी जरूर आएगी, यह विश्वास मन में रखें। निरंतरता से खुद के प्रति ईमानदार रहें और अपने सपनों पर ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद।